अपने केस में क्या है डोमेन? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर है। सो डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर है। तो रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1 होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि रेंज जो है मेरा कोडोमेन से छोटा सेट है, सबसेट है बेसिकली आर का। मेरा रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है। तो जब कोडोमेन का सबसेट होता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो फंक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है? नॉन सर्जेक्टिव। नॉन सर्जेक्टिव इंटू का दूसरा नाम इंटू। इंटू। ठीक है। अब अगर हम साइन एक्स की बात करें, इसकी ग्राफ को ऑब्जर्व करें, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि देयर आर एक सिंगल y के लिए हम y अपना फिक्स कर लिए, कुछ के नंबर है। सो करस्पॉन्डिंगली कितना प्री इमेज है देखो तो, एक प्री इमेज हुआ, दूसरा प्री इमेज हुआ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कर्व बनेगा, पिक बनेगा। तो ये y इक्वल टू के लाइन यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट करेगा। सो यहाँ पे एक प्री इमेज बन गया, यहाँ पे आपका प्री इमेज बन गया। सो वी जस्ट हैव सी 4 ऑफ करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस। ठीक है। देयर आर मेनी मोर। आप देख रहे हो कि कम से कम आपका यहाँ पे अगर मैपिंग हम दिखाते हैं तो ये चारों नंबर किससे अटैच होंगे? के से अटैच होंगे। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? मेनी वन। मेनी वन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल दो। यस सर। अगर फंक्शन r से z में डिफाइन किया गया है और f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ये चार नेचर में से कौन कौन सा नेचर आप बताओ? वेरी गुड शिवा। और सोचो रोशन।
सोचिए सब लोग। बहुत बढ़िया पंकज। और सोचो निशांत। वेरी गुड चैतन्या। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। दीपाली गेस सेकंड पार्ट। वेरी गुड निशांत, एक पार्ट सही है। बहुत अच्छा जय। देखिए ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू है। कैसे? आप जरा बताओ रेंज क्या होगा। बहुत बढ़िया सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज क्या होता है? 0 से 1। अरे तभी तुम गलत पकड़ रहा है, वो फ्रैक्शनल पार्ट का होता है। सर इंटीजर नंबर होता है सर। इंटीजर तो देखो कोडोमेन में क्या है, इंटीजर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है कई जगह पर बराबर वैल्यू देता है, इसीलिए ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। आर्यन समझा जी? यस सर। अनीश सर एक बार और बता दीजिए ना। एक बार और बता देते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो लिखवाए थे उसमें देखो तो इसका रेंज क्या लिख रहा है। क्या ऑल इंटीजर्स नहीं है? और जेड है ना रेंज। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब इंटीजर्स सेट ऑफ। सो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, इसका मतलब ऑन टू। यस सर। And we can also observe that greatest integer of 3 is equal to greatest integer of 3.5, और यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेनी वन है। यस सर, समझ गया। है ना? वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एफ को डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से इंटीजर सेट में सच दैट fx इक्वल टू x/2 है when x इज इक्वल टू इवन। और
x माइनस 1/2 है जब x मेरा ऑड है। इस फंक्शन में नेचर क्या है? ये चार में से कौन कौन से नेचर हैं? और सोचो शिवा। वेरी गुड पंकज। और सोचिए ईशान। सेकेंड पार्ट ठीक है, फर्स्ट पार्ट गड़बड़ है। रोशन का लगता है दोनों पार्ट एक ही पार्ट का ही आंसर लिखा। चैतन्य और सोचो। पहला पार्ट भी गड़बड़ है रोशन। सेकंड पार्ट निशान का गड़बड़ है। वेरी गुड शिवा। देखो ये सब टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत बढ़िया जय। बाकी बच्चे सोचिए। अनीश, आर्यन, दीपाली, राहुल, सारांश। चलो एक तो आंसर काफी सही लिखी हो दीपाली, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो। बहुत बढ़िया नीस, जबरदस्त। ईशांत और कोशिश करो। आर्यन और कोशिश करो। बहुत बढ़िया दीपाली, तुम्हारा दोनों पार्ट सही हो गया। आर्यन, ईशांत और कोशिश करें। सेकंड पार्ट गड़बड़ है। ईशांत, राहुल तुम्हारा सेकंड पार्ट ठीक है। देखिए
सबसे पहले x जब इवन रखोगे, अच्छा x जो है, x से हमको याद आया है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे? x का मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं फॉर्मूला के अंदर? 1 रख सकते हैं ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 0 से तो बड़ा ही नंबर हमको मिलेगा। देखो इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो कम से कम हमको 0 या 0 से बड़ा नंबर मिलने का उम्मीद है। तो x इक्वल टू 1 जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पार्ट में जाएगा? इस पार्ट को यूज करेगा, सेकेंड डेफिनेशन को, है ना। और x इक्वल टू 2 अगर लेंगे तो x चूंकि इवन है तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन में रेंज वगैरह फाइंड करने के लिए आपको इनका रेंज देखना होगा, प्लस में इनका भी रेंज देखना होगा, और दोनों का यूनियन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि रेंज क्या होता है। सो x/2 when x इज इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2m, जहां पे m मेरा क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो विल बी इक्वल टू 2m अपॉन 2m दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि यहां से सिर्फ और सिर्फ हमको नेचुरल नंबर मिल रहा। पहला पार्ट का रेंज जो है वो नेचुरल नंबर हो गया है ना। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब सेकेंड डेफिनेशन का रेंज हम फाइंड कर लेंगे जिस x के लिए वो डिफाइन किया गया है। सो x माइनस 1/2 when x is odd natural number, that is 2m plus 1। यहाँ पे m का वैल्यू जो है आपका 1 से स्टार्ट नहीं होगा, तो हम 1 से स्टार्ट करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टू a minus 1 और m belongs to अगेन नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी m क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रख लेंगे 2m minus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया m minus 1। तो m minus 1 जो है आपका होल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू जब 1 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो ये होल नंबर हो गया। तो रेंज क्या हो गया मेरा? दोनों का यूनियन, इसलिए फाइनल रेंज n यूनियन n नॉट इक्वल टू होल नंबर। सो रेंज मेरा होल नंबर है विच इज सबसेट ऑफ इंटीजर सेट, विच इज सबसेट ऑफ इंटीजर सेट। तो अगर कोडोमेन का सबसेट हो गया तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे? अगर मेरा रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो हम लोग ऐसे केस में क्या वर्ड यूज करते हैं? बोलो इशार। इनटू, है ना। यहां पे फंक्शन क्या हो गया? इनटू हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर।
अब रही बात 1 1 है या क्या है, उसके लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि पहला पार्ट का रेंज क्या है, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर है। दूसरा में भी वो नेचुरल नंबर आ ही रहा है, आ रहा कि नहीं? पहला का जो रेंज है वो नेचुरल नंबर है, दूसरा में भी रेंज क्या है, होल नंबर है। तो दोनों में, दोनों पार्ट का रेंज का इंटरसेक्शन क्या है? Here n intersection n naught इक्वल टू n। मतलब ये पार्ट तो डेफिनेशन 1 में भी आ रहा और डेफिनेशन 2 में भी आ रहा है, इसका मतलब मेनी वन है। Therefore function is many one। समझ में आई बात? यस यस सर। सबको समझ में आया ये? सर मैंने वन वाला एक बार बताए तो। मेनी वन वाला, जैसे पहला पार्ट में आपने रेंज फाइंड कर लिया, दूसरा पार्ट का भी रेंज फाइंड कर लिया, दोनों का इंटरसेक्शन देख लो। अगर ये कोई फाइनाइट सेट आता है या कोई भी अदर देन 5 सेट आता है, अदर देन 5 सेट कुछ भी आता है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, इफ n इज मेनी वन। मतलब ये हो रहा है कि हम x का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो x बाई 2 का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं तो x माइनस 1 बाई 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा। तो देखो 1 दोनों में आ गया ना। यस सर। इसीलिए ये क्या है, मेनी वन है। उसी को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हायर वर्जन में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट का आप रेंज फाइंड कर लिए और दोनों पार्ट का आप क्या कर ले, इंटरसेक्शन करके देख ले। अगर अदर देन 5 मिलता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। आइए अब अपने मॉड्यूल में कुछ चीजें ऐसी दी हुई है जिनका डिस्क्रिप्शन अभी के डेट में मैं नहीं कर सकता हूं, जस्ट एज ए फार्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो हम उस बात को भी यहाँ पे रखेंगे और समझेंगे कि क्या है वो फार्मूला का मीनिंग। देखिए सबसे पहले अगर हम बात ये करेंगे, when ग्राफ ऑफ, है ना, when graph is increasing, strictly increasing, मतलब किसी फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है हमेशा, ठीक है, तो इसमें हम 1 1 और मेनी वन में क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, फंक्शन कैसा होना चाहिए। अगर फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही बढ़ रहा है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि एक क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन a से b में डिफाइंड है और उसका ग्राफ बढ़ता ही है हमेशा,
मतलब या तो ग्राफ ये है या ये ग्राफ है, मतलब दो ग्राफ इसमें मैंने एक साथ दिखाया है। तो फंक्शन के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बोलो चैतन्य। सर 1 1 होगा। 1 1 हो जाएगा, है ना। अगर ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? सर फिर से बताइए। ग्राफ मेरा बढ़ता ही जा रहा है, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मतलब अगर हम x1 से बड़ा x2 लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? fx2 जो है, fx1 जो है मेरा, वो fx2 से छोटा मिल रहा है। और समझ में आई? जैसे जैसे मैं x में इंक्रीमेंट कर रहा हूं उसी तरीके से y में भी, फंक्शन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, ये पूछना है। क्या लगता सर है? अगर कहीं कहीं पर इक्वल होगा तब fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 होगा तब? ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है कि जब x1 लेस देन x2 होगा तो ये चीज होना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप उल्टा बोलते हो कि fx1, क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कर दूं? सर fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 होगा तब, मतलब कि कहीं कहीं अगर पर लेस इक्वल होगा देन तब। इक्वल टू fx2 होगा तब क्या होगा? तो वैसे केस में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको नहीं ना कहेंगे, उसको नॉन डिक्रीजिंग कहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे जो लिखे हैं शब्द उन्हीं को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बात समझ में आई? यस सर। लेस देन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि x1 लेस देन x2 होगा, तो इसका मतलब आपको fx1 भी आपका fx2 से छोटा होगा। तो ऐसे केस में क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 1 होगा? अनीश? यस सर। कंक्लूजन सही है क्या? 1 1 फंक्शन होगा? कितने लोगों को लगता है कि ये 1 1 होगा? 2 4 लोग मुझे लिख चुके हैं। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर आपको लगता है कि ये 1 1 फंक्शन है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को लगता है 1 1? पंकज को भी लग रहा है। अनीस, आर्यन, ईशांत, राहुल और रोशन, आप लोग को 1 1 नहीं फील हो रहा, राइट? यस सर। ओके। सर स्टार्टिंग में थोड़ा फील हुआ, फिर धीरे धीरे पता नहीं, फिर भूल गए कंफ्यूजन कैसे हो गया कैसे है हो ना? गया। आइए देखते हैं। यस सर। ठीक है, आइए।
देखिए क्या है, ये है मेरा ग्राफ। ये बढ़ता ही जा रहा है। सो x1 मेरा x2 से छोटा है और x3 मेरा x2 से बड़ा है। यहाँ पे हम इवैल्यूएशन भी अगर देखते हैं फंक्शन का, तो देखिए यहाँ पे आपको y1 मिल गया, यहाँ पे आपको y2 मिल गया, और यहाँ पे आपको y3 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ना कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इतना तो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए हम ये चीज सोचेंगे कि कोई भी एक y वैल्यू होगा, कोई भी एक y वैल्यू, थिंक ऑफ एनी y वैल्यू, एनी y, इसका प्री इमेज कितना होगा? सिर्फ इसका तो 1 होगा सर, एक। हर एक केस में होगा। यस सर। मतलब हम चाहे y3 और y2 के बीच का y ले लें, y2 y1 के बीच का y ले लें। मतलब अगर हम इस y के करस्पॉन्डिंग चेक करना चाहते हैं, कितना प्री इमेज होगा? 1। एक ही सर। तो क्या ऐसा हर एक y होगा? मतलब जो भी y अगर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हर एक y का एक ही प्री इमेज होगा? यस सर। यस तो हो गया, कहानी खत्म। यही ना डेफिनेशन है 1 1 का। यस सर सर, वहाँ समझ पे गए। दोनों ग्राफ दिया हुआ था ना सर, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था कि दो एक्स ग्राफ दिया में। हुआ है ना। सर अभी क्लियर हो गया पक्का? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब देखिए, अगर ये डिक्रीजिंग भी रहेगा तो क्या सेम चीज होगा? अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब फंक्शन जो बढ़ रहा है सो घटते हुए रहे इस तरीके से, तो क्या उस केस में भी 1 1 होगा? यस सर। तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख लेते हैं। है ना? वेरी गुड। अब देखो, हमारे पास कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जो इंक्रीजिंग नेचर के हैं, जिनको हम पहचानते हैं कि वो इंक्रीज कर रहे हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके पास पिक होता है। एनी फंक्शन having a peak or valley is many one। किसी भी फंक्शन में अगर पिक या वैली का फॉर्मेशन हो रहा है,
मतलब कुछ इस तरीके से पहाड़ बना हुआ हो या वैली बना हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। और ये आपका वैली हो रहा है। तो किसी भी फंक्शन में पिक या वैली होगा तो कोई भी y अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कम से कम 2 इंटरसेक्शन तो आपको श्योर मिलेगा। मिलेगा ना? ये बात समझ में आ रही है यस सर। कि अगर किसी भी Yes. फंक्शन में पिक हो या फिर वैली हो तो वहां पर आपका किसी एक y के करस्पॉन्डिंग कम से कम आपको 2 x मिल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप पिक वाले केस में अगर चेक करोगे, मान लिया कि y पिक वाला है तो इस केस में आपको एक ही दिखाई पड़ेगा, एक ही सिंगल एक्स है ना, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। वैसा एक आध पॉइंट ही मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा कि कोई भी पिक और वैली वाला जो फंक्शन है वो मेनी वन है। तो ये बात तो सही है ना। अगर हमें नंबर ऑफ प्री इमेजेस अगर फाइंड करने के लिए बोलता तब ना हमें ये सब देखना पड़ेगा कि किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, किसके करस्पॉन्डिंग 2 अलग अलग है, किसके करस्पॉन्डिंग 3 है, हो सकता है इधर भी जाके इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना होगा मेनी वन और वन वन के लिए। अब देखिए कई बार ना हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो 2 बातें आप याद रखिएगा। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाता है, एफ इज इंक्रीजिंग। और इसी में 4th नंबर पॉइंट हम लिख लेंगे कि एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो एफ इज डिक्रीजिंग। हाउएवर यहां पे नोट कर ले, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी सेम मीनिंग होता है, एफ इंक्रीजिंग होता है, या फिर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का भी सेम मीनिंग होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, प्रोवाइडेड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 has only discrete solution, only discrete solution। इसका मतलब ये है, जैसे आप देखिए जैसे हमने एफ एक्स ले लिया है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया है, हमने क्या ले लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया है। हमसे पूछा जाएगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब 1 1 है या ऑन टू है, इज एफ 1 1 और नॉट। तो हम इसमें इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक कर लेंगे और ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इनफैक्ट इसमें इक्वलिटी भी नहीं आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो गया।
मतलब डिफरेंशिएशन करने पर जो भी एक्सप्रेशन आता है अगर वो हमेशा 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाएगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम लोग उसको 1 1 कहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर fx मेरा x प्लस cos x है, is f11 is f11 so let's derivate it, differentiate it, f dash x 1 minus sin x होगा यस सर। यस सर। और अब अगर आप देखोगे कि f डैश x का वैल्यू क्या क्या हो रहा है तो आप यही कहोगे कि ये 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल बी नाइस रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं यस सर। आपसे यही सवाल पूछूंगा, एट what x value f dash x इक्वल टू 0, आप क्या कहोगे? f dash x इक्वल टू 0 का मतलब है 1 माइनस साइन एक्स को 0 बनाना है, तो यहां से x का क्या क्या वैल्यू मिलेगा? पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, उसके बाद 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहां पे पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2 दे आर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑन। ये क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज है, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी इंटरवल। तो ये चूंकि डिस्क्रीट वैल्यू है तो डिस्क्रीट वाला केस में क्या बताया गया हम लोग को कि अगर f dash x हैज ओनली डिस्क्रीट सॉल्यूशन तभी जाकर के हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो डिस्क्रीट है और f dash x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं फंक्शन के बारे में क्या क्लेम करूं? इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन 1 to 1 1 ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। जो पहला एग्जांपल था उसमें आपका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो रहा था और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं संदिग्ध हो गया कि इक्वल टू 0 में कुछ कंडीशन लगा हुआ है। जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा वी कैन नॉट टेक द कंक्लूजन, है ना? तो वी सर्च्ड फॉर द होल्ड ऑफ द कंडीशन। कंडीशन होल्ड करने के लिए आपका f dash x को 0 होना पड़ेगा और वहां से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वैल्यूज ऑफ x are not forming any continuous interval, rather they are discrete values only। उसमें क्या डिस्क्रीट है? मतलब पाई बाई 2 के जस्ट बाद वाला नंबर नहीं ना है इसमें, 5 पाई बाई 2 के जस्ट बाद वाला नंबर नहीं ना है इसमें तो इनके बीच में काफी बड़ा गैप है। तो जैसे ही नंबर लाइन पर आपको गैप दिखने लगे नंबर्स के बीच में, तो वी से दैट द नंबर्स आर डिस्क्रीट।
और नंबर अगर डिस्क्रीट है तो कंडीशन मेरा फुलफिल हुआ, इसीलिए f dash x greater than equal to 0 will imply that f is increasing function। और f अगर इंक्रीजिंग है तो वहां से इंप्लीकेशन क्या होगा, f is 1-to-1 फंक्शन। समझ में आई बात? यस सर। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? जिनको नहीं समझ में आया काइंडली रेज योर हैंड। समझ गया अनीश? यस सर। ईशांत समझ गया? यस सर। रोशन, राहुल, यस सर। फरहान, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब इतनी बात आप लोग समझ चुके हो, तो हम लोग अब कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। 1-1-on-2 का थोड़ा सा खेल को विस्तार करते हैं। दैट इज we will take some permutation based question। परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है सबको? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है? यस सर। तो कुछ Yes, समझ sir। आएगा तो बता दोगे ना? यस सर। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखिए पहला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एफ ए से बी फंक्शन के लिए। अगर आपका ए सेट में 3 एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, और बी सेट में भी आपके 3 ही एलिमेंट हैं, तो हम लोग से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन। नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन पहले तुम ही लोग ट्राई करो, अब तो 1-1 जानते ही हो। वेरी गुड चैतन्या। वेरी गुड शिवा। और सोचो अनीश। और सोचो अजय। पंकज बहुत अच्छा। वेरी गुड दीपाली। अरे वाह, बहुत बढ़िया रोशन, बहुत अच्छा रिया। तो देखिए वेरी गुड। हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन होता है कि डोमेन का फर्स्ट सेट का
फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का कुछ इमेज होना चाहिए। बढ़िया है, इसका मतलब ए का इमेज होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए, सी का भी इमेज होना चाहिए। लेकिन 1-1 कहता है कि इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए, इमेज शुड नॉट रिपीट, इमेज शुड नॉट रिपीट। चलेगा? तो ए का तीनों में से कोई एक इमेज होगा, ए का तीनों 1 2 3 में से कोई भी एक इमेज होगा एट ए टाइम। सो ए के लिए हम लोग कह रहे हैं कि 3 में से कोई एक इमेज हो जाएगा। अगर ए किसी से मैप कर चुका है तो बी के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 2। 2 ऑप्शन रह गए। अब बी दोनों में से किसी एक के साथ मैप हो गया। अब सी के पास कितने ऑप्शन रह गए? 1। एक। इसका मतलब क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल हो गया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। वेरी बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछना चाहता हूं। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा? इसी केस में मतलब मैं एक फ्रेश डायग्राम ले रहा हूं, केवल इमेजिंग नहीं करूंगा मैं। ए बी सी 1 2 3। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा? किसी बच्चा को अगर 3 फैक्टोरियल नहीं समझ में आया हो तो काइंडली वो बता सकता। वेरी गुड चैतन्य। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा? वेरी गुड शिवा। पंकज तो धमाल मचा रही। और सोचो पंकज, बहुत अच्छा जाए। ऑन टू का मतलब याद करो पहले और फिर अटेम्प्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू। बहुत बड़े दीपाली अनीश और सोचेगा। रोशन और सोचो। और सोचो ईशान।
आर्यन, बहुत बढ़िया राहुल। और सोचो अनीस। आइए देखिए बाकी लोग। 6 इज करेक्ट आंसर। ऑन टू फंक्शन कहते किसको है? ऑन टू का मतलब यहाँ पर हर एक का प्री इमेज होना चाहिए। तो इसका एटलीस्ट 1 प्री इमेज होगा, 1 का, 2 का भी कम से कम एक प्री इमेज होगा, और 3 का भी कम से कम एक प्री इमेज होगा। और यहाँ पर इनके जो प्री इमेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का फॉर्मेशन करते हैं। सो एटलीस्ट वी नीड 3 प्री इमेजेस एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 प्री इमेजेस। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए का किसी एक के साथ भी मैपिंग हो सकता है ना। तो ए जिससे मैप हो गया, अगर बी भी इसी से मैप हो गया ना, तो फिर मेरा ऑन टू नहीं बन पाएगा। नेक टू नेक चल रहा है यहाँ। ए जिससे मैप हुआ है, बी को दूसरे नंबर से मैप होना पड़ेगा, और सी को तीसरे नंबर से मैप होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये ऑन टू का फॉर्मेशन करेगा। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम बिहेवियर, जो पैटर्न ऊपर था वही पैटर्न नीचे बन रहा है। तो हम लोग कितना लेंगे? 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? यस सर। अनीश? यस सर, आ गया। ओके। आर्यन? यस सर। वेरी गुड, तो ये आ गया। अब आपसे मैं अगर पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा इस केस में? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया चैतन्य, अजय, शिवा। और सोचो रोशन। पंकज, ईशांत, और सोचिए। और सोचिए अनीस। और सोचो सारांश, बढ़िया। आर्यन बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया दीपाली। और सोचो पंकज।
देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि हर एक एलिमेंट का हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन करना होगा। सो ए के पास इमेज बनाने के कितने तरीके? 3। 3 पंकज बताएगा बी के पास इमेज बनाने के कितने तरीके? 2 3। 3। ईशांत बताएगा सी के पास इमेज बनाने के कितने तरीके? 3 तो 3। तो हो गया कहानी खत्म। और क्या? 3 का पावर 3 विच इज 27। अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितना होगा? बहुत बढ़िया शिवा। इनटू याद है नहीं क्या होता है? यस सर। क्या लिखे हो? यस करेक्ट करते हैं सर। बहुत बढ़िया पंकज। बहुत अच्छा चैतन्य। बहुत अच्छा दीपाली। सारांश ने एकदम गजब आंसर लिखा है। सारांश और सोचो, जब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 27 है तो इन्फिनिटी तुम्हारे दिमाग में या चैटिंग पर कैसे आया? करेक्ट करिए आप लोग जिनके भी गलत बताए गए हैं। और सोचो अनीस। और सोचो रोशन। देखिए 21 विल बी करेक्ट आंसर। टोटल में से जैसे फंक्शन दो ही तरह का ना होता है, कोई भी फंक्शन जो है वो या तो इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें इनटू ऑन टू में, तो ये दो ही तरह का हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन की जनसंख्या कितनी है? 3 फैक्टोरियल है ना, और टोटल 27 है, तो 27 में से 3 फैक्टोरियल हटा लेंगे। अब पंकज सुनो, आवाज आ रही पंकज? यस सर। तुम्हारा जो डाउट है ना वो तुम ही क्लियर कर सकते। ऑन टू वाला में क्या अच्छे से समझ में नहीं आया बताओ? सर जो प्री में जो आप एक बोल रहे हैं ना वो समझ नहीं आ रहा, वो क्यों लिया गया है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबका जो है यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना।
हम Yes, sir. अगर Code बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्री इमेज, नंबर ऑफ प्री इमेज ऑफ 1, क्या पॉसिबिलिटी होगा, कितने प्री इमेज 1 के हो सकते हैं किसी भी फंक्शन में? एक हाँ? 1. मैं ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ए सेट से बी सेट में, तो 1 का प्री इमेज कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? सर तो वो 2 नहीं हो सकता। हो सकता है ना 2 भी, ये सही है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों जो है 1 से अटैच कर सकते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ Yes, sir. प्री इमेज ऑफ 1 जो है वो मिनिमम कितना होगा? 1 होगा। Yes. नंबर ऑफ प्री इमेज ऑफ 2 कितना होगा? 1. नंबर ऑफ प्री इमेज ऑफ 3 कितना होगा? Greater than equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो आप ये बताइए टोटल नंबर ऑफ प्री इमेजेस कितना हो जाएगा? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। Yes, sir. तुम्हारे पास कितने प्री इमेजेस हैं? 3. 3 ही है ना, अवेलेबल 3 है, तो सबके हिस्से में कितना जाएगा? 1. ऑन टू बनाने के लिए एक एक जाएगा, है ना? अब समझ में आई बात? Yes, sir. इसीलिए सबके हिस्से में एक एक जाएगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर लिए, ऊपर वाला ही सिनारियो से हिंट ले लिए। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अगर मैं आपको बोलता हूं कि नंबर ऑफ मिनी 1 फंक्शन कितना होगा, तो क्या बताओगे? वेरी गुड चैतन्य, आ जाए। बहुत अच्छा दीपाली। सो इसमें भी जवाब आपका सेम हो जाएगा, है ना? इसमें भी जवाब आपका 21 ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन 2 ही कैटेगरी के होते हैं, या तो वो 1 होगा या फिर फंक्शन मिनी 1 होगा। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो ये 2 ही कैटेगरी में होता है, इसलिए टोटल आपका 21 है, 1 आपका 6 है, तो मिनी 1 आपका 27 हो जाएगा। क्लियर? अभी तक हमने ए और बी सेट में बराबर एलिमेंट लिए हैं। जब एलिमेंट आपका बराबर नहीं होगा तब की बात है ना? तो वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे करना। आज हम लोग डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, और जब आपका NA, जब आपका NA नॉट इक्वल टू NB होगा, तो आप घर पे इस पे थोड़ा सा चिंतन और मंथन करें। थिंक all of
the cases other than above case. Above case. Home assignment in chapter exercise 2 complete. और आप लोग एक्सरसाइज से भी देखते रहेंगे, जो हो सकता है वो करते जाओ। Have a nice day. Thank you, sir. Welcome. Bye bye.